नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, इसके इतिहास, ये कैसे अपने चरम पर पहुंचा और आज क्या स्थिति है, इस पर। बिल्कुल, हमारे पास कुछ स्रोत हैं, खासकर एक लेख छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, इतिहास और पतन, उसी के आधार पर बात करेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि इस पूरे मुद्दे को शुरू से लेकर आज तक समझें। और शुरुआत शायद हाल की घटनाओं से करें। सुनने में आ रहा है कि नक्सलवाद में काफी गिरावट आई है। हाँ, बिल्कुल, गिरावट तो है और सरकार ने तो मार्च 2026 तक इसे खत्म करने का एक लक्ष्य भी रखा है। अच्छा, महत्वाकांक्षी लगता है। खैर, तो चलिए इसे खोलते हैं। छत्तीसगढ़ में ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब जड़ें कहाँ हैं? देखिए, जड़ें तो इसकी 1967 के पश्चिम मिंडार के नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह में है। वो माओवादी सोच से प्रेरित था हाँ, नक्सलबाड़ी तो सुना है। और थोड़ी विकास की कमी की वजह से आप कह सकते हैं इसके लिए एक तरह से मुफीद जगह बन गया। मतलब जंगल और पिछड़ेपन ने मदद की। हाँ, और दंडकारण्य का जो इलाका है वो तो इनका गढ़ ही बन गया। अच्छा, और फिर ये वहां मजबूत कैसे हुआ, मतलब फैला कैसे? तो 1980 के दशक में एक ग्रुप बना, पीपल्स वॉर ग्रुप, यानी पीडब्ल्यूजी। वो आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में फैला। पीडब्ल्यूजी। हाँ, और एक और ग्रुप था, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, एमसीसी। वो भी सक्रिय था। फिर 2004 में ये दोनों मिल गए। दोनों एक हो गए। जी हाँ, और उससे बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी। इससे इनकी ताकत आप कह सकते काफी बढ़ गई। तो ये विला एक बड़ा मोड़ था मतलब। बिल्कुल। और फिर इनकी जो हथियारबंद टुकड़ी थी, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, यानी पीएलजीए, हाँ हाँ, पीएलजी, उसका क्या रोल था? वो असल में वो कोशिश करते थे कि आदिवासी इलाकों में अपनी एक पैरेलल सरकार चलाएं, जिसे वो जनताना सरकार कहते थे। ओहो, समानांतर सरकार। तो मतलब पूरा कब्जा जमाने की कोशिश थी एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। 2000 का दशक आते आते बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये बड़े इलाके इनके प्रभाव में आ गए थे। इसी को रेड कॉरिडोर कहा जाता था। रेड कॉरिडोर मतलब वो इलाके जहां इनका सबसे ज्यादा असर था। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये कि ये वहां इतना फैला क्यों? क्या वजह थी खास? स्रोत बताते हैं कि कई वजहें थी। एक तो सामाजिक आर्थिक गैरबराबरी, मतलब आदिवासी इलाकों में गरीबी बहुत थी, विकास कम था। हम्म। दूसरा, आदिवासियों का शोषण, खासकर जैसे खनन के लिए जमीनें ले ली गईं, उन्हें हटाया गया, और वन अधिकार कानून के तहत जो उनके हक थे वो उन्हें नहीं मिले। अच्छा, इसमें कुछ आंकड़े भी हैं क्या? हाँ, एक स्रोत बताता है कि आदिवासियों के करीब 17 लाख से ज्यादा जमीनी हक के दावे खारिज कर दिए गए थे। तो इससे नाराजगी तो होनी ही थी। हाँ, ये तो बहुत बुरा आंकड़ा है। और शायद सरकारी तंत्र की नाकामी भी, शासन की कमी। बिल्कुल, प्रशासन कमजोर था, भ्रष्टाचार था, संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो इस माहौल में लोगों को नक्सलियों की तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ। हम्म। माओवादियों ने खुद को आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वालों की तरह पेश किया, एक रॉबिन हुड जैसी छवि बनाने की कोशिश की, जो सरकारी नाकामियों के सामने शायद आकर्षक लगी हो। और इसी दौर में हिंसा भी काफी बड़ी थी, है ना? वो चरम का दौर जिसे कहते हैं। हाँ, वो साल काफी भयानक थे। कुछ बड़े हमले अगर याद करें, 2010 में दंतेवाड़ा घात हुआ। सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे उसमें। हाँ, वो तो बहुत भयानक था। उसी साल दंतेवाड़ा में एक बस धमाका हुआ, उसमें भी 30-40 लोग मारे गए। और फिर 2013 का जीरम घाटी हमला। जीरम घाटी, हाँ, उसमें तो कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे। जी, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल समेत 24 बड़े नेता। ये हमले उनकी रणनीति दिखाते हैं, आईडी लगाना, घात लगाकर हमला करना। अबुझमाड़ जैसे दुर्गम इलाके में उनकी पकड़ भी इससे जाहिर होती थी। तो सरकार ने इसका मुकाबला करने के लिए क्या किया? क्या रणनीति थी? सरकार ने देखिए दो तरफा रणनीति अपनाई, एक सुरक्षा और दूसरा विकास। अच्छा, सुरक्षा के मोर्चे पर क्या था? सुरक्षा के लिए तो केंद्रीय बल लगाए गए, जैसे सीआरपीएफ, फिर आंध्र प्रदेश की ग्रे हाउंड्स जैसी स्पेशल फोर्स, या छत्तीसगढ़ की अपनी बस्तरिया बटालियन बनी। हम्म। ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे बड़े अभियान भी चलाए गए 2009 में, और कानून भी सख्त किए गए, जैसे छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2006 का। और विकास के मोर्चे पर क्या कोशिशें हुई? विकास के लिए भी काम हुए। 2007 में एक पुनर्वास नीति आई थी। 2012 में सरंडा योजना शुरू हुई। कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए गए, और जो लोग सरेंडर करना चाहते थे उनके लिए नीतियां बनी। लेकिन इसमें चुनौतियां भी रही होंगी। हाँ, चुनौतियां तो थीं। इलाका बहुत मुश्किल है। अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल बिठाना एक मुद्दा था।
और कभी-कभी ऑपरेशनों के दौरान आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें आती थीं। अगर हम आज की स्थिति देखें तो क्या लगता है ये रणनीतियां कामयाब रहीं? गिरावट की बात तो हमने शुरू में की थी। हाँ, गिरावट तो काफी अहम है। देखिए, प्रभावित जिले जो कभी 180 तक पहुंच गए थे, वो 2011 में 83 रह गए। वो काफी कमी आई है। और अब अप्रैल 2025 तक सिर्फ 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित माने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 4, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, और झारखंड का पश्चिम सिंहभूम और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। तो ये गिरावट आई कैसे? मतलब क्या कारण रहे? कई कारण हैं। सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिली, खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन बढ़े, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और कई बड़े नेता या तो मारे गए या पकड़े गए। हाँ, कुछ बड़े नामों का जिक्र है शायद। जी, जैसे बसवराजू का जिक्र है 2025 में, और रामचंद्र रेड्डी का जनवरी 2025 में मारे जाने का, और हजारों नक्सलियों ने 2014 से 2024 के बीच या तो सरेंडर किया या गिरफ्तार हुए। विकास कार्यों का भी असर हुआ होगा। बिल्कुल, जैसे जैसे सड़कें बनी, स्कूल खुले, दंतेवाड़ा में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन का काम एक अच्छा उदाहरण है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं, तो माओवादी अपील थोड़ी कम हुई। और दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में जो नई सरकार आई, उसने भी नक्सल विरोधी अभियानों को और तेज किया है। हाल के ऑपरेशनों के बारे में कुछ खास जानकारी है? 2024-25 में काफी तेजी आई ऐसा सुना है। हाँ, 2024 के आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में 115 मुठभेड़ों में 219 माओवादी मारे गए। ये 2023 के मुकाबले 750% ज्यादा है। 850%? ये तो बहुत बड़ा उछाल है। हाँ, कुछ बड़े ऑपरेशंस हुए हाल में। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अप्रैल-मई 2025 में 31 मारे गए। मई 2025 के नारायणपुर ऑपरेशन में बड़ा नेता बसवराजू समेत 27, और फरवरी 2025 में इंद्रावती मुठभेड़ में 31 माओवादी ढेर हुए। तो 2024 और 25 का कुल हिसाब क्या बैठता है? 2024 में कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 287 माओवादी मारे गए, 1000 पकड़े गए और 837 ने सरेंडर किया। और 2025 की पहली छमाही में ही 325 से ज्यादा मारे जा चुके हैं। बाप रे! तो अब उनकी स्थिति क्या है? कहाँ से मट गए वो? अब वो मुख्य रूप से सुकमा, बीजापुर और अबूझमाड़ के एक छोटे से इलाके में सिमट कर रह गए हैं। उनका नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका है। ऐसी भी खबरें हैं कि वो अब बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सफलताओं के साथ कुछ चिंताएं या विवाद भी जुड़े हैं क्या? स्रोत कुछ और भी कहते हैं। हाँ, कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं। एक तो आम नागरिकों के हताहत होने की चिंताएं हैं। कथित फर्जी मुठभेड़ों और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। फर्जी मुठभेड़? हाँ, ऐसे आरोप है कि कई बार निर्दोष आदिवासी, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, मारे गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 250 से ज्यादा आदिवासी मारे गए, जिससे इन मुठभेड़ों की असलियत पर सवाल उठ रहे हैं। ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। हिमांशु कुमार जैसे कार्यकर्ता कहते हैं कि ये जो सैन्यकरण हो रहा है और कॉर्पोरेट के लिए जमीन अधिग्रहण, इससे आदिवासी और ज्यादा अलग थलग महसूस कर रहे हैं। और कोई नजरिया? हाँ, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की बात भी ध्यान देने लायक है। उन्होंने एक त्रिआयामी रणनीति की बात की थी: बातचीत, विकास और कड़ी कार्रवाई। उन्होंने चेताया भी था कि सिर्फ आक्रामक रवैया अपनाने से आम नागरिक खतरे में पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के इन स्रोतों से क्या तस्वीर उभरती है? निचोड़ क्या है? देखिए, तस्वीर तो यही है कि नक्सलवाद काफी कमजोर हो गया है, उनका नेतृत्व बिखर चुका है और उनका असर का दायरा बहुत सिकुड़ गया है। गृह मंत्री का मार्च 2026 का लक्ष्य, जैसा आपने कहा, महत्वाकांक्षी है, पर मौजूदा हालात देखकर शायद मुमकिन भी लगे। तो क्या मान लें कि अंत नजदीक है? स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि अंत करीब है, पर शायद अभी पूरी तरह तय नहीं है। असल कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि सुरक्षा अभियानों के साथ साथ उन मूल कारणों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, जैसे आदिवासियों की शिकायतें, उनका विकास। संतुलन साधना होगा। बिल्कुल। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे कि स्रोतों में शोषण और टूटे वादों का इतिहास बताया गया है, अगर ये विद्रोह सैन्य ताकत से खत्म हो भी जाए, तो छत्तीसगढ़ में स्थायी शांति लाने के लिए और भविष्य में ऐसी ही शिकायतों से कोई और अशांति न पनपे, इसके लिए और किन गहरे सामाजिक बदलावों की जरूरत पड़ सकती है? सोचने वाली बात है।